फहीम सरदार साहब, पहले तो मैं चाहूँगा इस पर आप एक कमेंट ज़रूर करें कि ये जो इक़दामात हैं और इससे जो 200 अरब रुपए बचाने की बात की है, तो ये कितने अरसे में हम बचा पाएंगे, और बाकी इस पर अमल दरामद इतना आसान होता है ऐसे इक़दामात पर, क्योंकि जिन लोगों ने फैसले करने हैं वो तो उन अहदों में बैठे हैं। नहीं शहजाद, बहुत शुक्रिया आपका। किफ़ायत शारी जो होती है वो एक चाइनीज़ की सेइंग है ना, पेनी सेव्ड इज़ अ पेनी अर्नड। जो आप रुपया बचाएंगे वो आप समझें आपने कमा लिया है, आपको आगे कमाने की जरूरत नहीं होगी। आप बचा लेते हैं, आप उसको फिर बचा के आप उसका सरमाया कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, या बचा के बस रखें और कुछ नहीं। अभी जो पाकिस्तान की जो सूरत हाल इस वक्त है ना, मैं फिर से कहना चाहूँगा कि ये ज़रूरी पहलू हैं जो करने पड़ते हैं, लेकिन हमें इस वक्त जो ज़्यादा मसला है ना वो करेंसी कम है, ये भी हमें करना था। वैसे भी नेशनल सिक्योरिटी डिवीजन के अंदर हम ये एस्टिमेट कर चुके हैं कि एक लफ्ज़ होता है हेमरेज, कि हमें फाइनेंशियल हेमरेज कितना है। तो अगर हम हमारे मुख्तलिफ एस्टिमेट से एक एस्टिमेट के मुताबिक तकरीबन 15% GDP के बराबर हमारा हेमरेज होता है ऐसी चीज़ों में जो हम जिनको ठीक कर सकते हैं, जिनको हम मिनिमाइज कर सकते हैं, जिनको हम मैनेज कर सकते हैं। 10% अगर हमारी GDP के बराबर कोई हेमरेज हो रही है, मैं सिर्फ एक मिसाल दे रहा हूँ, उससे ज़्यादा है, तो वो $35 अरब बनते हैं। $35 अरब आजकल के रुपए के साथ जब हम उसको तब्दील करते हैं तो 9 खरब रुपए बनते हैं। तो 9 खरब की हेमरेज अगर हो रही है तो उसको हमने रोकना है किसी न किसी तरह से। ये सालाना हेमरेज की बात है जी हाँ, और ये मैं आपको सिर्फ एक मिसाल दे रहा हूँ, जो हमने एस्टिमेट किया है उससे थोड़ा सा ज़्यादा है। नेशनल सिक्योरिटी डिवीजन क्योंकि इकोनॉमिक सिक्योरिटी को देखती है, तो एक जो पहलू है जिसको हम अच्छा, ये हेमरेजिंग जो है और ये इस तरह का जो सरकारी वसाइल सरकारी चीज़ों पर जो ज़ाया होते हैं दुनिया भर में होते हैं, तो उसको आप जीरो तो कर नहीं सकते मेरे ख्याल में। तो एक रियलिस्टिक फिगर क्या होनी चाहिए या परसेंटेज क्या होनी चाहिए? देखिए, रियलिस्टिक ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। इसमें एक मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि तकरीबन अगर हम करें कि कोई 2% की हेमरेज हो, ज़्यादा से ज़्यादा, वो फिर काबिल बर्दाश्त है। पाकिस्तान में असल में 5-6 चीज़ें एक वक्त में चल रही हैं। साथ ही फिर जब पहले कोविड था, फिर टिड्डी दल का था, फिर फ्लड आ गया, फिर हमारे आसपास जो मुल्कों के मसले जो हैं वो भी और साथ यूक्रेन का जो है, तो ये बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी हुई हैं जिसकी वजह से हमें ज़्यादा महसूस हो रहा है। जो पूरी दुनिया में ऑस्टेरिटी की कोशिश की जाती है, ऑस्टेरिटी का जो लुबे लबाब है वो ये है इम्प्लीमेंटेशन, उसको किस तरह नाफिज किया जाएगा और कितने अरसे के लिए। आपने शायद ये भी पूछा था कि कितने अरसे में शायद हमें इसके जी बिल्कुल नताइज शायद नज़र आने शुरू होंगे। अगर इसका अमल शुरू हो जाता है आज से, आपको कल से इसके नताइज आने शुरू हो जाएंगे। पहले कम होंगे, वक्त के साथ बढ़ते चले जाएंगे। मकसद ये होता है कि जितना वक्त के लिए आप करेंगे उतनी आपकी। अच्छा, एक सवाल, क्योंकि आप पॉलिटिकल इकोनॉमी को भी समझते हैं, बाहर के निज़ाम को भी आपने देखा, क्यों आपसे सवाल पूछने का मकसद है कि जो दो अहम सियासतदान हमारे साथ हैं उनसे मैं ये सवाल करूं कि ये तो एक मिजाज का हिस्सा है कि किफ़ायत शारी, और जैसे कि टैक्स देना एक आपके मिजाज का हिस्सा है कि बचपन से ग्रूमिंग की जाती है, ऐसा माहौल दिया जाता है। तो ये देखा जाता है कि किफ़ायत शारी जो है ये शायद हमारे मिजाज का हिस्सा नहीं है, या हमने ऐसा माहौल पैदा नहीं किया अपने घरों से लेके अपने दफातर तक में। नहीं, मैं इसमें बहुत एहतराम से और बड़े मोहब्बत से मैं ज़रा वो इख्तलाफ करूँगा। उसकी वजह ये, कहावत हमारी ही ज़बान की, हमारी मिट्टी की है, चादर देख के पाँव फैलाओ, शायद ये हमारी ही है। मैं जब कॉर्पोरेट में था तो इसी मुहावरे ने, इसी सोच ने कितनी दफ़ा मेरी मदद की कि आप तिजारत के अंदर भी चादर देख के पाँव फैलाना चाहिए। सो हम असल में शायद ये वजह है कि पाकिस्तान के अंदर थोड़ी इकोनॉमिक बेनिफिट्स आए तो हमारी आदतें थोड़ी सी ज़रा खुल गई, शायद हमें आदत पड़ गई किसी एक दो और चीज़ों की। ये आदतें कम भी हो सकती हैं, ऐसी बात नहीं है, रिवर्सिबल होता है सारा कुछ। इकोनॉमिक्स की जो एक बहुत खूबसूरती एक है, कह लें उसको क्या, कि इकोनॉमिक्स में बहुत सारी चीज़ें रिवर्सिबल होती हैं, जो चीज़ इरिवर्सिबल होती है उससे बच के रहना होता है। बिल्कुल ठीक। किफ़ायत शारी का बस मुख्तसर मैं ये कहूँ कि दुनिया में की जाती है, उससे सेविंग होती है, उसका एक टाइम लिमिट होता है। मैं एक आपसे भी सवाल होता होगा कि जी अगर जल्दी से इलेक्शन हो जाए और तो फिर जो है ना मईशत हमारी ठीक हो जाएगी, ये अक्सर लोग सवाल करते हैं। तो मैं कहूँगा कि इसका साइंटिफिक बुनियादों पर जरा जवाब दें कि अगर इलेक्शन जल्दी हो भी जाते हैं तो क्या हमारी मईशत एकदम से अपने पाँव पे खड़ी हो जाएगी? शहजाद, फिर से आपने एक बड़ा गहरा सवाल पूछा है। इसको थोड़ा सा अगर हम रिकैलिब्रेट कर लें कि मईशत चलने के लिए सियासत
की का इस्तेहकाम होना बड़ा ज़रूरी है, साथ ही सिक्योरिटी का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पाकिस्तान पे सिक्योरिटी अटैक्स हो चुके हैं 4th जनरेशन वॉर के हवाले से। जैसे मैं फिर से कहूँगा कि हम सारी एस्टिमेट्स कर चुके हैं। जो मैंने थोड़ी देर पहले हेमरेज की बात की थी ना, हेमरेज का उससे लिंक बनता है। अगर हमारे मुल्क में एक डायरेक्शन अगर आ जाए ज़्यादा जल्दी, जितनी आसानी से हो सके एट म्यूचुअली एग्रीड टाइम, तो उस पर यह है कि कम अज़ कम जो मईशत के जो मामलात हैं उन पर फिर फैसला लिया जा सकेगा। अभी होता यह है कि मईशत की कोई सारे जो बर्निंग इश्यूज हैं उन पे डिस्कशन करने की बहुत ज़रूरत होती है, और वो किसी एक इंसान या एक पार्टी का वो नहीं होता। उसमें अच्छा होता है कि सबसे मशवरा लेके एक फैसला करें, ताकि फिर कल जब कुछ और चेंज आती है तो वो फैसला ना चेंज हो जाए। अब मैं आपको इसकी मिसाल दूं जिसकी मैं बार बार मैं देता हूँ, इटली की और जापान की। उन्होंने अपनी सियासत को और मईशत को बिल्कुल सेपरेट कर दिया। उसके बावजूद कि हर साल इटली की जुलाई में या अगस्त में उड़ जाती है गवर्नमेंट, उनकी मईशत चलती रहती है, लेकिन उसके बावजूद असरात आते हैं। तो आप उसको बिल्कुल जो है ना कि आप उसको तो इस पे जो ये मीसाक मईशत की बात कई सालों से हम सुन रहे हैं, एज एन अपोजिशन लीडर उस वक्त वजीर आज़म ने ये बात भी की थी, तो ये अंडरस्टैंडिंग ये डेवलप क्यों नहीं होती? ये सबको पता है कि भाई पॉलिसियों को तसलसल रहना चाहिए, तो इस पे अगर एक सियासी इत्तफाक राय हो जाए ताकि आपके इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंस आए या आलमी जो इदारे हैं वो भी आपके ऊपर जो है वो कॉन्फिडेंस का इजहार करें, तो वो कितना ज़रूरी आप समझते हैं? कि बहुत ज़रूरी है जी कि ये हो जाए। और उसके क्योंकि मैंने इस पर काम किया हुआ है नेशनल सिक्योरिटी डिवीजन में, उसमें जो सबसे जो मुफीद अंदाज है वो ये है कि जो सबसे बेसिक चीज़ें हैं ना, मोटी मोटी, उन पे पहले बात की जाए। मिसाल के तौर पे सिक्योरिटी, मिसाल के तौर पे कि जहाँ मईशत के इलाके हैं वहाँ पे प्रोटेस्ट नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पे कि अगर कोई अपने फैक्ट्री में जा रहा है, कोई अपने ऑफिस में जा रहा है, कोई फलाना जगह काम करने जा रहा है और सिर्फ अगर अपना बिजनेस कार्ड उनके पास है आप उनको नहीं रोक सकते। मतलब इसके खिलाफ कानून एक बनाने की ज़रूरत है। ये वो बातें जो इसमें कोई डिबेट है नहीं, ठीक, और इस पे फैसला किया जा सकता है, वो उसका पहली ईंट होगी। सब्सिडी की बात निसार थोड़ा सा मैं चाहूँगा उसको फाइनली एक दफ़ा। जी बिल्कुल, उसमें मैं मुख्तसर मैं टाइम की किल्लत है कि टारगेटेड सब्सिडी का मकसद ये होता है कि आपने बिलखुसूस जो कंजम्पशन है, कंजम्पशन के एक थ्रेशोल्ड से नीचे जो होते हैं ना, उनको आप कम रेट लगाते हैं। जैसे ही वो एक थ्रेशोल्ड या एक हदफ से ऊपर बात चली जाती है तो उन पे फर्क रेट लगता है। दूसरी चीज ये तो है कंजम्पशन, यानी आसान मिसाल के मोटरसाइकिल वाले को पेट्रोल एक मुख्तलिफ रेट पे मिले, एक प्राडो वाले को जो है मुख्तलिफ रेट पे मिले। एक ये है। दूसरी चीज ये है, हालांकि इसको कहना आसान है, करना थोड़ा सा मुश्किल है, जो मतलब वो बात लंबी हो जाएगी मेरी। दूसरी चीज ये है कि जो लोगों की जिसको सबसिस्टेंस कहते हैं, सबसिस्टेंस को मैनेज करने के लिए उनको फूड सब्सिडीज देनी होती हैं। और फूड सब्सिडीज जब दी जाती हैं, मैं जो भी सब्सिडी दी जाती है, मैं बहुत दफ़ा कह चुका हूँ, मैं फिर से कहूँगा, वो बिजनेस के साथ एक लिंक करें, माइक्रो बिजनेस के साथ। ठीक, और लेकिन ये मतलब आसानी से इस पर अमल दरामद हो सकता है टारगेटेड सब्सिडी शुरू हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है। और अगर इसके साथ मुझे पता है कि वक्त की किल्लत है, अगर साथ एक माइक्रो बिजनेस लगाया जाए, स्मीडा का काम लगाएं, तो आपका बिल्कुल नहीं होता, रेवेन्यू बन